वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आने के लिए मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने बैच जीत बैच में, जहाँ पर हम जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स करेंगे एंड साथ ही साथ नीट लेवल की बायोलॉजी तो चल ही रही है। तो जी हाँ, आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 लिखा ही नहीं गया इस पेन से भाई, इस मार्कर से। मार्कर दूसरा कहाँ गया? दूसरा मार्कर कहाँ गया? इसी से लिख देता हूँ फिर अभी के लिए है, तब तक दूसरा बाहर तो नहीं छोड़ा है कहीं। हाँ, लेक्चर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। अरे ये क्या कर रहे हैं? लेक्चर 1 ऑफ फिजिक्स, जो कि आपका चैप्टर है नंबर 1। नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले आप मुझे अपना हालचाल बताएं, कैसी चल रही है जिंदगी। जो आपको 3 लेक्चर्स दिए गए हैं, बायो वाले के लिए तो 6 हो गए, और अगर कोई मान लो सिर्फ जेई वाला है तो जेई जो दे रहा है उसके लिए सिर्फ 3 ही लेक्चर्स थे, है ना? तो कैसे चल रहे हैं आपके लेक्चर्स, जल्दी से बताइए। आपकी जिंदगी में उन लेक्चर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब बढ़िया है क्या? मतलब कुछ लगा क्या? तुम कंटेंट में बताओ, ऐसे नहीं। बंदे में तो बंदा तो चलो जैसा है वैसा ही रहेगा, पर कंटेंट में क्या कोई दम लगा? मतलब कुछ समझा रहा है, अच्छे से समझा रहा है कि नहीं? हाँ, बायो में एक चीज़ में, हाँ बायो में एक चीज़ में मिस्टेक थी फर्स्ट लेक्चर में। वो मैं आपको बायो के नेक्स्ट लेक्चर में, जब बायो का लेक्चर 4 आएगा ना, उसमें कन्फ्रंट करूंगा। इस फिजिक्स वाले लेक्चर में नहीं कर पाऊंगा, है ना? 1 मिनट में आता हूँ मैं, 1 मिनट बस, 1 मिनट वेट कर। अच्छा नहीं यार, मिल गया। आप कोई बोलो मैंने कहीं का रखा है। चलिए शुरू करें क्या लेक्चर? हाँ, आग आ गई, आग आ गई, आग कमेंट सेक्शन में आ गई है। दैट मीन्स थोड़ा तो आपको मतलब पसंद आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन थोड़ा तो सही है, मतलब थोड़ा तो सही है ना? जेल रेट लेवल के लग रही है ना एक्सप्लेनेशन। हाँ, और आपको एक चीज और, आज आपका जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें कोई डीपीपी आपको नहीं मिलेगी। डीपीपी आपकी लेक्चर नंबर 2 में मिलेगी। लेक्चर 2 में आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले आपको, इसमें मतलब कई सारी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले आपको चार्ज का बेसिक, फिर फोर्स जो आपस में वो चार्ज लगा रहे हैं, फिर मेथड कि वो चार्ज बना कैसे रहे, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हम लिंक करते हुए चलेंगे। और इस लेक्चर के लिए हमें मिले हैं, हमें कितने लेक्चर्स मिले हैं? लगभग 15 से 20 लेक्चर्स के बीच हमें लग सकते हैं। तो कोई घबराएगा नहीं कि ये पहले लेक्चर में ही, पहले उसमें इतने ज़्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ठीक है? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, तो शुरू के 4-5 चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, ठीक है? उनमें आपके मतलब 10 से ऊपर ही लगेंगे हर लेक्चर में, हर चैप्टर में, ठीक है? बट एंड में कुछ जैसे छोटे चैप्टर्स भी हैं, जैसे न्यूक्ली हो गया, वो 2-3 लेक्चर्स का है, और भी मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो, हॉर्न देखो वैसे बाहर, है ना? और भी कई सारी चीज़ें एंड में थोड़े से छोटे लेक्चर्स होंगे, मतलब थोड़े से लेक्चर का नंबर कम हो जाएगा, पर यहाँ पे लेक्चर का नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में लगभग आपको, मैं पहले जनरल बता रहा हूँ ना यार, इस चैप्टर में लगभग आपको 15-20 लेक्चर्स मिलेंगे, और उसमें आपको 10 के करीब आपको डीपीपीज दी जाएंगी। जैसे आज कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि आज कुछ करवाया ही नहीं जाएगा, मेन मेन मतलब चैप्टर को रिलेट करने के लिए करवाया जाएगा आज, ठीक है? तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज है क्या? अच्छा, इस चैप्टर को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। अब ये चीज आपने सुन सुन के पक गए होंगे, जब भी मैं बताऊंगा। है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, चार्ज इन स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो ये चार्ज के बारे में है जो कि रेस्ट में होगा, ठीक है? पहले, अच्छा हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चार्ज होता क्या है? चार्ज होता क्या है? जैसे मास एक मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है, मतलब एक मैटर है तो उसका मास होगा, उसी तरह से अगर कोई मैटर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है? तो अब जरूरी भी नहीं है चार्ज हो, क्या पता उसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो, पर चार्ज पार्टिकल्स से जरूर बना होगा, ठीक है? ध्यान से सुनना बातें। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which they attract or repel each other। अब लेक्चर स्टार्ट हो गया है तो ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से हम करेंगे। अब चार्ज का मतलब क्या है? जैसे
चार्ज का मतलब क्या है, ये एक अंदरूनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब एक अंदर की प्रॉपर्टी है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है, जिससे वो किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे आपको पता है इफ वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशन, अब जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो चीजें पढ़ के आनी है, प्री रिक्विजिट्स, वो सुन लो भाई, बिकॉज फिजिक्स में ऐसा है, बाकी सब में नहीं था, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपके लिए करके आना है आपको, एंड साथ में आपको पढ़ना है वेक्टर्स। वेक्टर्स माना इस चैप्टर में कोई काम नहीं आएगा उसका, बट तो इस चैप्टर में शुरू के पार्ट में कोई काम नहीं आएगा, एंड में इसका भी काम आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सारी चीजें आएंगी तो डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और वेक्टर्स पढ़ के आओगे, फोर्स आएगा जब कूलम फोर्स, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। फिलहाल के लिए आपको ये चीजें पढ़ के आनी है, और अगर कोई चाहे तो वो एक और चीज पढ़ सकता है, ग्रेविटेशन। अगर उसने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर उसके हाथ में, मतलब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में उसको बहुत आसानी होगी, ठीक है। ग्रेविटेशन ऐसा नहीं कि दो तीन घंटे का लेक्चर, वो उसमें क्या होता है इतनी चीजें बताई नहीं जाती, मतलब ग्रेविटेशन और ये चैप्टर इतना आपस में लिंक्ड होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में से कई बार ऐसा हुआ एक चैप्टर के क्वेश्चन आए दूसरे के, मतलब एक के नहीं आए दूसरे के आगे, वो ग्रेविटेशन की मदद से इलेक्ट्रोस्टैट्स भी चेक कर सकता है और इलेक्ट्रोस्टैट्स की मदद से ग्रेविटेशन भी चेक कर सकता है। अब अगर मान लो आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो आप इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, आपका ग्रेविटेशन खुद ही सुधर जाएगा। कैसे? ग्रेविटेशन में, अच्छा चलो वो बाद में बात करेंगे कि ग्रेविटेशन और ये चैप्टर कैसे लिंक्ड है। सबसे पहले आपने पढ़ लिया चार्ज क्या है, हाँ ठीक है। प्रिया कह रही है उसने बढ़िया से पढ़ा है, बहुत बढ़िया। देखो 11th में अगर आपने कुछ कुकर्म किए हैं, कुछ पाप किए हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको झेलना भी पड़ेगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जिससे वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करे। अब बोले तो अगर मैं बात करूं मास की, तो मास से भी कुछ फोर्स आता था जिससे अट्रैक्ट या रिपेल, है ना, बट वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर था, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव था, परंतु यहाँ पे मैंने रिपल्शन भी लिखा है, ठीक है। और ये रिपल्शन के कारण ही चार्ज को डिस्कवर करने की जरूरत पड़ी। देखा कि कोई दो चीजें आपस में रिपेल भी कर रही हैं, फोर्स तो हमने एक ही पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई दो चीजों के बीच में जनरल, ठीक है। तो ये रिपेल क्यों कर रही हैं, फिर उन्होंने जब खोजा किसी ने तो चार्ज के बारे में पता चला कि चार्ज के कारण रिपेल कर रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज की टाइप क्या होती है। अब ये देखो बेसिक चीजें हैं जो आप सबको पता ही होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब कोई बोले न्यूट्रल, तो वो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज। देखो लिख रहा है एक कौशल, है कौशल, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर, तो वो जीरो हो जाता है, और जिसमें नेट चार्ज जीरो हो उसको हम न्यूट्रल बोल देते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है दैट इज ऑफ अ प्रोटॉन, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कई बच्चे चलो पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सही है, सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ठीक है ना, बढ़िया। देखो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है खास, ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक्स कवर करे हैं, और इतना अभी इसमें कुछ खास अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लिखा है तबीयत कैसी, पिछली बार से बेटर है। पिछली बार मतलब नींद कम थी या क्या, ज़्यादा देर टैब पे लगे रहे, आंखें खराब हो गई, खराब नहीं हुई मतलब जलन हो रही थी, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर को बीच में ही छोड़ दिया था, अन्यथा उस लेक्चर में मैं आपको नॉर्मेलिटी वगैरह शुरू करवा देता, ठीक है। तो उसके वही आया था, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने देखना है। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें मिला है, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज। हाँ, एक लिख रहा है क्वार्क्स। देखो क्वार्क्स आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बच्चे कहेगा अगर तो क्वार्क्स भी होता है, बट वो नॉट इन सिलेबस, तो हम उसको डिस्कस क्यों करेंगे। हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट है वो यही दो हैं, ठीक है। क्वार्क्स सिलेबस में हमारे नहीं है, क्वार्क्स से मिलके ये बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नाउ हाउ इज दिस चार्ज जनरेटेड। देखो नोट्स बनाने हैं बढ़िया, है ना। ये चार्ज जनरेट कैसे होगा, यू नो दैट एक एटम, लिखो ये भी लिख लो, इन एन एटम,
या अगर आप मान लो लिखना नहीं चाह रहे हो तो आप केवल सुनते रहो, बिकॉज ज़्यादातर आपके नोट्स में कितने पेजेस होते हैं, लगभग 12 से 15 पेजेस होते हैं नोट्स में, जो आपको नोट्स सेंड करता हूँ मैं ये वाले, है ना। तो आप वहीं से कर लिया करो, अगर आपको करना है कुछ लिखना है, या लिखना नहीं तो प्रिंट करवा लिया करो। उसको क्या करा करो ना, जैसे मैं लैंडस्केप में भेजता हूँ नोट्स, है ना, तो उनको आप जब प्रिंट करवाओगे तो एक पेज पे 4 आ जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो आप वैसे कर लो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, एक पे 4 आ जाते हैं, तो वो बढ़िया रहता है तरीका। प्रिंट करवा लो, जो मेन मेन चीज़ें उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। हाँ, तो हाउ इज द चार्ज जनरेटेड इन एन एटम? इन एन एटम देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेस्ट पार्ट इज नोन एज, द रेस्ट पार्ट जो भी पॉजिटिव होगा उसको हम बोल देते हैं कर्नल्स, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है, टेबल थोड़ा सा दिख रहा है, ये सोडियम दिख रहा है, ये लिथियम दिख रहा है, तो ना मैं लिथियम का बना लेता हूँ। लिथियम का नंबर होता है 3, तो उसका एटम अगर मैं बनाऊंगा ना, तो ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, और ये यहाँ के पास इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन, बस ये है आपके पास लिथियम का। ये आपका लिथियम का वो है ना, देखो यहाँ तक दिख रहा है क्या? सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, मैंने मार्क ज्यादा नीचे लगाया है, ठीक है। तो अब देखो इसको ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं और प्रोटॉन्स अंदर हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स कहीं जा नहीं सकते एटम को छोड़ के, ठीक है। तो कर्नल्स क्या करेंगे? कर्नल्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब आपने पढ़ा होगा, अगर अभी तो पढ़ा है नहीं ना मैंने भी, अगर आपने कहीं और से मान लो पढ़ा है सॉलिड स्टेट चैप्टर, बोर्ड के लिए रिलेटेड है, बट वैसे तो आएगा ना नीट जेईई में, अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। तो सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा FPP, मतलब जो भी आपने वो पढ़े ना, मतलब यूनिट सेल्स, ठीक है। तो ये जो कर्नल है ना, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका, यूनिट सेल्स का, ठीक है। तो कर्नल स्ट्रक्चर बनाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कैन मूव, बट कर्नल्स कैन नॉट मूव, ठीक है। जैसे ये देखो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस शेल में भी घूम सकते हैं और इस शेल के बाहर भी आ सकते हैं, पर शेल के बाहर किस में आएगा और शेल में किस में घूमेगा, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत देने वाली होती है। अब इसी से जन्म होता है एक और कंसेप्ट का, जो कि है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बट इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सिर्फ रिवॉल्व, और कंडक्टर में वो रिवॉल्व भी कर सकते हैं, यहां से बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, जैसे आपको देखो इसमें आपको दिख रहा हो, तो कंडक्टर्स इस साइड जो है ना, वो सारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मेटल्स, मोस्ट मेटल्स, मेटल को कंडक्टर कह देते हैं, तो यहाँ पे लिख लो नॉन मेटल्स, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो फ्री है, तो वो निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव, मतलब रिवॉल्व जरूर करेंगे, पर शेल से बाहर नहीं जा सकते, शेल से बाहर किसी और एटम के पास नहीं जा सकते। अब तक आपको अगर ये कहानी क्लियर है, तो इसके लिए आप जल्दी से हार्ट बना दो। इसका मैं एक बार फोटो, ओए फोटो का ऑप्शन कहाँ गया? हेलो, अब मैं क्या स्क्रीनशॉट खींचूँ? यहाँ पे बंद हो जाएगी फिर तो। चलो फिर मैं दूसरे उससे खींच देता हूँ किसी से, है ना। एक मिनट भाई साहब, इसकी मैं ज़रा फोटो क्लिक करना चाहता हूँ, इसमें भी आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा वो ऑप्शन। एक मिनट, इससे खींचता हूँ, कहाँ गया इसका कैमरा। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से अरे यार, इसमें तो बहुत गंदी आ रही है। चलो फिलहाल के लिए ऐसे खींच लेता हूँ, है ना। एक मिनट, फिलहाल मैंने खींच दी है, पर पता नहीं अब प्रॉपर आई है कि नहीं। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट खींच के लगा दूंगा बाद में, पर स्क्रीनशॉट के लिए मुझे साइड हटना पड़ेगा ना बार बार, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये चार्ज जनरेट कैसे होगा? देखो,
प्रोटॉन कहीं जा नहीं सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट से ये चार्ज जनरेट होगा। यहाँ भी ये भी लिख लो, बाय एक्सेप्टिंग स्लैश डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं। अब अगर मान लो पहले यहाँ पे आप नेट चार्ज कैलकुलेट करोगे, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, नेट चार्ज जीरो, प्लस के भी उतने ही है माइनस के भी उतने ही है ना। नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन हट गया, इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 3, देखो 1 2 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 2, कितना चार्ज हो गया? नेट चार्ज। नेट चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो देखो ये तो प्रोटॉन तो फिक्स है, प्रोटॉन हट ही नहीं सकते, तो ये तो 3 ही रहेंगे ना। अगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा, इसमें नेट चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। इसमें नेट चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आई होप सो आपको, हाँ वीडियो क्वालिटी इंप्रूव, बहुत बढ़िया बेटे, थैंक्स टू यू, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और, ये लेक्चर्स जेई और नीट दोनों वालों के लिए है। अगर किसी को वहम हो, अरे ये तो जेई लेवल का है, अरे ये तो नीट लेवल का है, जेई वाले पता नहीं क्या सोचते हैं नीट वालों को, है नीट लेवल का, अरे यार हमें तो जेई देना है, जेई में एक्स्ट्रा पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता, ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेबस इज सेम। कई जगह नीट में भी वो पढ़ा देते हैं जहाँ जो आपको जेई में पढ़ा रहे हैं ना। मैं तो सारा ही कवर करूंगा, ठीक है, बिकॉज कभी मतलब बाय चांस क्वेश्चन आ गया कहीं से तो फिर पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। एक बार मैं साइड हो रहा हूँ स्क्रीनशॉट ताकि मैं बाद में खींच सकूं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन, एक और पॉइंट लिख लो क्या, देखो जिसमें फ्री होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री होंगे वही दे सकता है, वही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो डोनेटिंग का काम किसका होगा? कंडक्टर का, यानी कि मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर आपको 2 एलिमेंट्स दे जाएं, केमिस्ट्री में अब ऐसा होता भी होगा, है ना, 2 एलिमेंट्स दिए, आपको पूछेगा कौन सा ज्यादा बढ़िया मेटल है, तो जो इस साइड होते हैं वो ज्यादा बढ़िया मेटल्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं बाहर, फ्री होते हैं। इसमें लास्ट शेल वाले के साथ फ्री नहीं होते वो, ठीक है। मतलब यहाँ इस साइड जो है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, मिटा दें क्या इस सबको? चलिए मिटाते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये चार्ज जनरेट कैसे हुआ, है ना, वो देख लिया ना आपने कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही ये चार्ज जनरेट हो सकता है। प्रोटॉन कैन नॉट मूव, है ना, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। अब आगे की कहानी देखते हैं, है ना। नाउ वी नो दैट चार्ज कैन बी क्रिएटेड, क्रिएट तो नहीं कर सकते आप चार्ज को, है ना, प्रोड्यूस कह लो, या किसी बॉडी को आप चार्ज, एनी बॉडी कैन बी चार्ज, ऐसे लिखो, दैट एनी बॉडी कैन बी चार्ज्ड, can only be charged by transfer of electrons, not of protons। अब हमें क्या देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं। ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये आ गया प्रोटॉन, ये आ गया आपके पास न्यूट्रॉन। देखो अभी हमने चार्ज के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं है, प्रॉपर्टीज में मैं आपको ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा, वो भी आज ही के लेक्चर का टॉपिक है। आज मुझे आपको चार्ज का बेसिक और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बतानी है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे, चलो देखते हैं, सही है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ लिखो, जल्दी से लिखो, क्लियर 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 क्लियर। बोर्ड क्लियर नहीं, आप बताओ क्लियर है तो सही है। चलो इलेक्ट्रॉन, अब देखो आपको पता होना चाहिए इन सबका मास और इन सबका चार्ज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज वैल्यू इनकी सेम होती है, बस साइन ऑपोजिट होते हैं। अब बोले साइन आए कहां से, इसके ऊपर आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 यूनिट। यहाँ पे मान लो मैं यूनिट बता दिया आपको मैंने, कूलम, जबकि इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज में ज्यादा बात करेंगे,
प्रोटॉन के बारे में, मतलब यही चार्ज है और ये चार्ज आया किससे, क्वार्क्स से। अगर क्वार्क्स में तो वो वाले क्वार्क्स, नेगेटिव क्वार्क्स ज्यादा हैं तो ये बन जाता है, पॉजिटिव क्वार्क्स ज्यादा है तो ये बन जाता है। अगर मान लो दोनों क्वार्क्स बराबर हैं तो ये बन जाता है, जिसमें नो चार्ज होता है। नो चार्ज का मतलब नो नेट चार्ज। न्यूट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्वार्क्स हैं ही नहीं, इसमें भी क्वार्क्स हैं, पर पॉजिटिव क्वार्क्स भी उतने ही हैं जितने नेगेटिव क्वार्क्स हैं, तो इसमें नेट चार्ज नहीं होता है। मास की अगर मैं बात करूं तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, एंड इसका भी लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, नाउ चार्ज आपने पढ़ा, नाउ यू नीड टू नो अबाउट स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है, Q by M की रेशो, Q by M की रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो। जैसे अगर आप निकालना चाहें इन दोनों की स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो जल्दी से, मैं तब तक कैलकुलेटर की मदद से करता हूँ। मतलब लगभग 1 पॉइंट कुछ होता है, 1.175 शायद मतलब इंटू 10 टू द पावर नहीं है, कोई 11 होती होगी शायद, पता नहीं, एक बार मैं फिर भी इसको चेक करता हूँ। 11 ही होती है ना, 11 ही लग रही है, मैं फिर भी मैं एक बार 1.175 जहाँ तक मुझे याद है 1.175 होती है कुछ, इंटू 10 टू द पावर कुछ 11 की करीब। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, चार्ज अपॉन मास है तो अब देखो मैग्नीट्यूड लेना है, देखो साइन लेके बैठेंगे, मैग्नीट्यूड हमेशा हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, हाँ 0.175, 0.175, और जब डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर -31 और 19 को तो कितनी पावर बचेगी, 19 और 20 फिर 12 आ जाएगी ना, 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉरी सिंपल, तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन। फॉर प्रोटॉन अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट फॉर प्रोटॉन, देखो आएगा तो यही 0.175, बस मेन चेंज कहाँ पे होगा, अच्छा सॉरी इसमें तो 0.175 आएगा ही नहीं, इसमें तो चार्ज अपॉन मास रेशियो लगभग मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया डायरेक्ट, और माइनस मतलब सिर्फ पावर आएगी है ना, 27 9 18 10 की पावर -8 सॉरी करीब करीब इतना। ठीक है, एंड फॉर न्यूट्रॉन अगर मैं बात करूं तो उसमें तो जीरो ही है, क्या चार्ज अपॉन मास रेशियो विल बी जीरो, उसमें चार्ज अपॉन मास रेशियो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ, है ना। तो प्रोटॉन का अगर मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 19 है, 20 21 22 23 24 25 26 27 3 3 6 7 8 8 ही है ना, हमने 8 ही लिखा है, हाँ। तो ये है आपके पास चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसको आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हो। एक बार मैं फिर से थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, अभी हम आगे इसके ऊपर लिखेंगे कुछ और भी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, आपने पढ़ा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है, ठीक है ना। एक लिख रहा है क्वेश्चन करवाओ, इसमें क्या क्वेश्चन करवा दूँ, अभी ना तेरे को प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना, प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्या तूने वो पढ़ लिया, 1 मिनट हो भाई, मैं पहले तो एक तो चार्ज पे लगाता हूँ इसको, 6% है, बाद में कुछ काम करना है, यस हाँ, एक लिख रहा है क्वेश्चन करवाओ, भाई क्या क्वेश्चन करवाऊँ मैं इसमें भी क्या क्वेश्चन करवा दूँ मैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, बाद में जब आपको फोर्स के बारे में पता होगा, फोर्स ऑफ कूलम्स फोर्स में, तो जो हम अगले लेक्चर, अगले या उससे अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे कूलम्स फोर्स, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप सबने आई होप तो नोट कर लिया है। अब अगला पॉइंट देखिए, बेसिक्स अबाउट चार्ज। बेसिक्स अबाउट चार्ज मतलब चार्ज की यूनिट वगैरह। सबसे पहले आएगा यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, बट कूलम्स, दैट इज कैपिटल सी से नोट करते हैं, ये देखो ये कूलम्स, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। इफ आई टॉक अबाउट सीजीएस यूनिट, दैट इज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया भाई, उसको ऐसे मत बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखो आपको सभ्य रहना चाहिए,
कमेंट्स में भी और लिखते वक्त सोच लिया करो यार थोड़ा बहुत, ठीक है। ये है आपके पास CGS यूनिट, और ये छोटी सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है। दिस इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट। इसका कन्वर्जन आपको याद भी रखना है, दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम, है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 9। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यही है और भी गलत लिखवा, मेरे ख्याल से तो यही है। एक मिनट, फिर भी थोड़ा सा चेक करना बनता है। हाँ यही है ESU। इसको आप स्टैट कूलम भी बोलते हो, और इसका एक और नाम है ESU और फ्रैंकलिन भी इसी का नाम है। अगर मैं बात करूं एक लार्जेस्ट यूनिट इसकी कौन सी है, दैट इज फैराडे। दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट। फिर हम बात करेंगे इसकी डायमेंशन के बारे में, कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अब आप सबको ये पता होगा, अभिषेक मल्हान बिग बॉस देख रहे हो, देखो बढ़िया है, मतलब टारगेट हो रहा है बेचारा, और क्या है, वोट कर लो उसको जितना कर सकते हो, है ना। वैसे तो उसको हमारे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यार, हैं इतने उसके लिए बैठे हैं भाई, ठीक है ना। बढ़िया है, बढ़िया खेल रहा है, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ मैं भी, थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं जो यूट्यूब पे एक आधी छोटी छोटी वीडियोज आ जाती है उनसे, पूरा एपिसोड नहीं, तो वो उन छोटी छोटी देखते हुए भी इतना टाइम निकल जाता है, ठीक है। पूजा भट्ट, अब यही शुरू कर दो, पूजा भट्ट बेबी का तो भाई मैं क्या ही कहूँ, हैं 2 गाल हैं, दो गाल नहीं 2 चेहरे हैं दिख रहे हैं, इस साइड मारो, इस चेहरे पे या उस चेहरे पे, आप बताओ आप इस गाल पे खाना चाहेंगी कि उस गाल पे खाना चाहेंगी। लड़कियों के साथ हमेशा कुछ काम करते नहीं है, बस ऐसे गुस्से में निकल जाता है मुंह से, ऐसा हम करते नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे बस करो भाई, है सारा अविनाश लिख दिया, साइरस सब लिख दो, हैं सभी तो उसके खिलाफ है, सभी का नाम लिख दो। कितना इंटरेस्ट, 1 मिनट के लिए हमने अभी टॉपिक से उल्टा कमेंट पढ़ा है, और शुरू देखो कैसे। हाँ और लिखो मनीषा, वो थोड़ी ठीक भी लग रही है, फुकरे के साथ है, ठीक इसलिए नहीं क्योंकि फुकरे के साथ है, जेन्युइन लग रही है अभी तक, है एंटरटेनर लग रही है। हाँ उसका जैद नाम है अंग्रेज, और लिख दो। हाँ अच्छा छोटा भाईजान वो भी आ रहा है, पता लगा मेरे को, हाँ मेरे को तो बता के गया वो, हाँ पता लगा। और लिख दो कुछ बढ़िया सा, लिख दो। अरे शर्म करो भाई, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो नहीं तो पड़ेंगे मुंह पे डंडे, नहीं खाने चाहिए हमें अंडे। हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला, अब अगर आपको याद है, अरे बस करो यार, एक बात शुरू करो फिर देखो मैं कमेंट बंद कर दूंगा भाई, ऐसा मतलब क्या करूँगा, है ना। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा कि आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड नहीं, उसके अगला जो है यूनिट्स डायमेंशन, उसमें हमने 7 क्वांटिटीज अलग पढ़ी थी और बाकी सब अलग पढ़ी थी। जो 7 अलग पढ़ी थी उनको क्या कहते थे। अब ये लिखो, पहले जिसने ये लिखा उसको मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा, उसका नाम भी पढ़ूंगा साथ में, जल्दी से। जो हमने 7 कमेंट अलग नहीं, 7 क्वांटिटीज अलग पढ़ी थी उनको क्या कहते थे, उनमें क्या ये थी, उन 7 में क्या ये थी, देखो किसी को याद ही नहीं है, अभी भी वही लिख रहे हैं, अभिषेक है, फुकरा, और लिखता कुछ वंडर्स हब वीडियो बनाई उन्होंने, बढ़िया है मतलब यार। देखो सपोर्ट हम करते हैं, पर अभी हम इस पे क्यों बोल रहे हैं, आप लिखो जल्दी यार, जो मैं पूछ रहा हूँ वो लिखो। हाँ बिल्कुल सही इसका, उसको ऊपर करो। हाँ करण का आंसर आया है, करण का आंसर बहुत सही आया है कि ये बेस क्वांटिटी नहीं है, तो उनको हम बेस क्वांटिटी बोलते थे 7 क्वांटिटीज को, ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इट इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज कौन सी थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बेस क्वांटिटीज, यहाँ पे ऐसे डब्बा बना के लिख देता हूँ, ठीक है। बंद कर दो यार इसको, बंद कर दो बिग बॉस, मतलब देखना नहीं, देखना चाहो तो, पर तब जब आपकी सारी डीपीपीज सारे लेक्चर्स कंप्लीट हों उसके बाद देखो, है ना। जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उनको करो, ठीक है। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, इस चैप्टर में से ये फिजिक्स के आपके पास HCV होगी, है ना, HC वर्मा, तो उसमें से भी आपको होमवर्क मिलेगा फिजिक्स का, ठीक है। जैसे चलो मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना, उसमें से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया करूंगा, पहले आप ये तो करें, है ना। हाँ तो हमें क्या देखना था, हाँ
उन 7 क्वांटिटीज को हम बोल देते थे बेस क्वांटिटीज, जिनकी डायमेंशंस फिक्स थी। अब मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो क्लास 11th में थोड़ी सी गद्दारी करके आए हैं, है ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होनी चेक करो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 एक रहेगी ना, एक कौन सी, करंट रहेगी। अब इन सब के फॉर्मूले मतलब इनकी यूनिट। अब ये बेस क्वांटिटीज का मतलब क्या था कि इन क्वांटिटीज को आप किसी और क्वांटिटी से नहीं बना सकते, ये खुद से ही बनी है। मतलब इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, इनके बारे में जो वो है ना, मतलब इनकी जो डेफिनेशन है, उसमें कोई और फिजिकल क्वांटिटी यूज नहीं होती। जैसे अच्छा, अब आज की डेफिनेशन में होती है, जैसे करंट की अगर मैं आज की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, बट जो एक्चुअल डेफिनेशन साइंटिस्ट्स ने बनाई थी उसमें वो यूज नहीं होती, तो हम आज फॉर्मूले के लिए लिख देते हैं। अब आपने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इससे आप क्यू का फॉर्मूला, अच्छा इसको रिप्रेजेंट, चार्ज को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख लो, रिप्रेजेंटेशन क्यू, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख लो क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू, तुम्हें बहुत दिलचस्पी है जानने में कौन है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, मतलब आई की और टी की अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला को एक साथ लिख देंगे एक डब्बे में, तो वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना देगी। अब इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, मास का कैपिटल एम, नॉट विजिबल, क्या यहां तक तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, अच्छा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी तक ही दिख रहा है, करंट नहीं दिख रहा। चलो फिर करंट को यहाँ पे ऐड कर लो, करंट नीचे अगर नहीं दिख रहा तो करंट का आपका है, करंट के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए, या आई भी यूज कर लेते हैं और ए भी यूज कर लेते हैं। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, केल्विन के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डब्बे में लिखते हैं मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए लिखते हैं कैंडेला, CND। तो ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था। अब आपको इससे आई और टी का डायमेंशन एक साथ लिख देना है। आई क्या है, ए, मतलब करंट का है ए, और टाइम का है कैपिटल टी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT। अब ये बात मैंने आज बता दी है, अगले जिन लेक्चर्स में आपका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे भी आगे आएगा ना एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन का, ठीक है, तो उनमें हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, बेसिक्स अबाउट करंट में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बताना था और क्या बताना था, यूनिट बतानी थी। हाँ, अब एक बात आती है, इट इज स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले, अरे यार बंद कर दो अब बिग बॉस के बारे में चर्चा, बहुत बढ़िया खेल रहा है फुकरा इंसान, एंड अगर अच्छी मतलब सीरियसली मतलब वोटिंग वगैरह सीरियस हुई, मैटर कर रही है अगर वोटिंग, तो फिर जीतेगा फुकरा इंसान। अगर आपने वोट करते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े ना, सेकंड लास्ट में लिखा है कि डिसीजन मेन एक्चुअल मेकर्स का ही होगा। मेरे को तो वही लगा, पता नहीं, देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अरे यार बंद कर दो तुम, मेरे को भी यार बिग बॉस वाले 2 जब मिल जाए तो चर्चा चलती जाती है। बिग बॉस हो या कोई भी नाटक हो, कोई भी सीरियल हो, है ना, नाटक ही सीरियल ही है ना। और लिख दो कुछ एक लिख रहा है ससुराल सिमरता, तुम भाई रहने दो, तुमसे ये ना हो पाएगा मेरे को लग रहा है? तुम सारे सीरियल ही देख लो। हाँ, और अनुपमा, और देख तो कुछ, यहाँ देखो बदतमीज कहीं के। अब मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, पहले यार बस करो, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस बताओ, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस। सहज का बिल्कुल सही आंसर आया है, सहज का बिल्कुल सही आंसर आया है कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। क्या ये आंसर पूरा है कि अधूरा है, बोलो भाई, क्या ये आंसर पूरा है कि अधूरा है? अगर पूरा है तो मानो टिक, अगर पूरा नहीं है तो मारो क्रॉस। हाँ, क्रॉस आ रहा है तो पूरा क्यों नहीं है? हाँ, एक लिख रहा है मैथ्स मतलब मैथ्स का लेक्चर नहीं है भाई, हाँ, जनरल मैथ्स एंड वेक्टर एडिशन। हाँ, तो वेक्टर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब है जिसमें एंगल इज टेकन केयर व्हाइल एडिंग। जब हम ऐड कर रहे हैं तो एंगल भी हम देखेंगे, और स्केलर में एंगल डज नॉट मैटर या एंगल डू नॉट मैटर। जैसे
योर फालतू कमेंट्स डू नॉट मैटर, नहीं करते हैं यार, चाहे फालतू कमेंट्स हों, जैसे मर्जी हों, हेट कमेंट्स हों, ठीक है ना, हेट कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अब इसकी भी मैं एक बार फोटो खींच नहीं पाऊंगा, एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि ये भी आप नोट कर सके, जल्दी से नोट कर लो, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको खींच के नोट्स में ऐड कर दूंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, जितनी देर नोट हो रहा है ना उतनी देर में आप चर्चा कर सकते हो बिग बॉस की मेरे साथ। हाँ, मैंगोज बचे ही वो मैंगोज ही खाएंगे बेचारे। हो गया क्या? सही है, कर दे बंद, कर दे बंद, क्या कर दे, मिटा दे, ऊपर से मिटाना शुरू करते हैं और नीचे तक मिटाते जाएंगे, ठीक है। ये आई होप तो आपने 2 लाइंस लिख ली होंगी। अब हम क्या करेंगे, आपको वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ी चीजें बताएंगे, बिकॉज अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ गए तो फिर भाई खा जाओगे तुम। वेक्टर के बारे में मैं यहाँ पे लिखा था ना प्रीडिक्विसाइड, तो उसमें वेक्टर भी था एक, तो वेक्टर के बारे में थोड़ी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। वेक्टर एडिशन में हम एंगल देखते हैं, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कहा एक डब्बे पे फोर्स, अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जिसकी 11वीं बर्बाद थी। एक डब्बे पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक बच्चे ने लगाया 10 न्यूटन इस साइड, एक बच्चे ने लगाया 10 न्यूटन इस साइड, डब्बा कहीं भी नहीं खिसका, क्यों? डब्बे पे कोई नेट फोर्स आया ही नहीं, आपने झट बता दिया कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, कैसे? 10 + 10 तो 20 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 क्यों हुआ इन दोनों का एडिशन? क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। अच्छा, एंगल 180 डिग्री से होने से क्या हो गया? अगर ये 180 डिग्री है तो क्या हो गया उससे, है? फिर ये ऑपोजिट में क्यों लगे? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वो फॉर्मूला मैं डेराइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेराइव करवाते तो वो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से, है ना, हो जाता है उससे भी, बट आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे हम एक ट्राइंगल बना लेते थे, एक वेक्टर इस साइड, एक वेक्टर इस साइड, है ना, ऐसे ऑर्डर में बनाते थे, ऑर्डर में, सॉरी तो गलत बना दिए, ऑर्डर में बनाते थे, एक कौन ऑर्डर बना देते थे, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जानना है? डायरेक्ट फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का। अगर मैंने कहा p वेक्टर प्लस q वेक्टर मुझे करना है, दैट मीन्स अंडर रूट में p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, जहां पे थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ p एंड q, ठीक है। अब अगर मैंने कहा, जैसे ध्यान से देखना, इसमें एंगल हमने 180 क्यों लिया, इसमें एंगल हमने 180 क्यों लिया? इस साइड तो थी इसकी 10 न्यूटन, ये वाले 10 न्यूटन की डायरेक्शन घूम के उस साइड गया है ना, तो जितना एंगल इनके डायरेक्शन के बीच में है, यहां से लेके इसकी डायरेक्शन इस साइड को, यहां से लेके इसकी डायरेक्शन तक, यहां तक गया है, तो इसलिए हमने एंगल 180 डिग्री लिया। आगे देखते हैं इसमें और चीज। अब मैं ये मिटा रहा हूं सारा नीचे वाला, ठीक है। जिसने नोट कर लिया होगा बहुत बढ़िया, जिसने नोट नहीं कर पाया, नोट्स जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उससे आप कर लीजिए। हाँ, अगर आपको नहीं पता नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे तो टेलीग्राम पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना जीत 2024, बिकॉज अभी 2024 वाला बैच चल रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा, यह है p वेक्टर, यह है q वेक्टर, ठीक है ना। हाँ, मतलब फ्रॉम एक्स एक्सिस लिख लो, ठीक है। अब तो ठीक है यार, जरूरी थोड़ी है मतलब एक्स एक्सिस से। देखो, अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना, एक की डायरेक्शन इस साइड है, दूसरे की डायरेक्शन उस साइड है, एक की इस साइड, दूसरे की उस साइड, इस साइड उस साइड, तो इनकी डायरेक्शंस का एंगल देखना है, ये सही है, ये एंगल होगा, ये होगा आपके पास थीटा इस केस के लिए। इनकी डायरेक्शन का एंगल, यहाँ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऐसे, उसकी डायरेक्शन ऐसे, तो ये बीच वाला एंगल, ठीक है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट ये सारे वेक्टर्स हैं, आपको इन सबकी एंगल बताने, जैसे ये P है, ये Q है, इनके बीच का एंगल आपको बताना है ना। ये अगर मान लो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया,
है ना। आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, ये वाला एग्जांपल यूज कर लेते हैं। ये वेक्टर ऐसा है, इसी को मैं वहां पे बना देता हूँ मेन में, मतलब बनाना मैं इसमें भी यही चाहता था, तो अच्छे से बना नहीं, तो मैं इसी को दोबारा वहां पे बना देता हूँ। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है, दिस इज द सेकंड वेक्टर, दिस इज द थर्ड वेक्टर। ये है P Q R, है ना। ये है थीटा, ये है θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 एंड θ6। क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज, ए ऑप्शन। P वेक्टर और Q वेक्टर का θ1, बी ऑप्शन θ2। सेकंड है एंगल बिटवीन Q वेक्टर एंड R वेक्टर, θ3 या θ4, ये आपके ऑप्शंस हैं ए बी। थर्ड है एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर, θ5, θ6। इसमें आप आंसर बताइएगा। आंसर कैसे बताना है? फर्स्ट ए फर्स्ट बी, या सेकंड ए सेकंड बी, या थर्ड ए थर्ड बी, जल्दी बताइएगा। देखो वेक्टर एडिशन आपको पढ़ाना तो था ही, इसलिए हमने आज ही पढ़ा दिया, बढ़िया है ना। तो इसमें हम नोट मतलब वहां पे लिख दूंगा मैं वेक्टर एडिशन और ये, है ना। तो जल्दी बताओ इसको, फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। P एंड Q के बीच में थीटा, बोलो θ2 आ रहा है। चलो आपका आंसर थीटा, एक बच्चा θ1 भी लिख रहा है, एक बच्चा 1 भी लिख रहा है। ओ अब 1 ज्यादा आ गया। θ1 है कि θ2? चलो θ1 आप कह रहे हैं, तो θ1 इज द करेक्ट आंसर। θ1 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या कहा? डायरेक्शन का एंगल देखना है। P इस साइड, वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, देखो P इस साइड और उसको ऐसे जाना है, ऐसे, है ना। तो ये वाला एंगल कवर कर रहा है ना θ1, तो θ1 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको Q और R का एंगल बताना है, जल्दी। Q और R का, Q और R का, Q और R का एंगल, θ3, अरे θ3 कैसे हो गया? देखो Q है, देखो ध्यान से देखना, Q है ऐसे, उसको जाना है ऐसे से ऐसे, है ना। तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ऐसे से ऐसे जाएगा, तो कौन सा एंगल कवर कर रहा है? θ4, तो θ4 विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसको ये ऐसा है, इसको उस साइड जाना है, तो ऐसे से ऐसे डायरेक्शन कवर कर रहा है ये, θ6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपको आई होप सो एंगल पता चल गया और कौन सा लेना है, और आपको वेक्टर का ये समझ आ गया, एडिशन, ठीक है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं इस चैप्टर के, ठीक है। ये आपका हो गया वेक्टर एडिशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, 2 इंटू मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब किसी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ए वेक्टर को हमें इस लेट से रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसका मॉड इनटू उसकी डायरेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, ये क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और मॉड निकालना हो तो देखो मॉड ए का फॉर्मूला क्या है? जैसे लेट से मैंने कहा ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? आई कैप मतलब एक्स में कितना चला, एक्स में कितना 1 आई कैप। जे कैप मतलब आई जे के, देखो ऐसा होता है ना, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप। अरे भाई क्या बना दिया, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई मतलब एक्स में, जे मतलब वाई में, और के मतलब जेड में। इसका मतलब है कि वाई में 2 कदम चला है, एक्स में 1 कदम, और जेड में पीछे की तरफ -3। अब देखो एक्स वाई जेड को आप समझे कैसे? इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, तो एक्स वाई जेड जो है वो कैसे होते हैं वो देखो, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस। ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सॉरी, एक मिनट, इसको ऊपर करो भाई, ऊपर का तो कैसे दिखेगा अब?
ज़्यादा सीरियस ले गया मैं वेक्टर्स को। एक मिनट, अरे यार हो जा। ओ माय गॉड, यहीं तक था प्लीज़। फिर से नीचे चला गया यार, ऊपर आ जा भाई प्लीज़ यार। ठीक है, मेन चीज़ तो दिख रही है ना यार, हंसो मत। अब ऊपर से क्लास में कैंसिल भी कर सकता हूँ अभी अगर, है ना, बिकॉज 45 मिनट की तो हो ही गई है, 15 मिनट और बचे हैं क्लास की टाइमिंग का। अच्छा, आपको शेड्यूल पढ़ लिया क्या आपने? तब तक आप ये बताओ। चलो मैं 1 मिनट ऐसे ऊपर तक पकड़ के रख रहा हूँ ना, आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो। अब मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूँ ऐसे। अब हम यहाँ से करेंगे कवर, है ना, जितना यहाँ तक है उतना ही देखो। अब P प्लस Q, है ना, वहाँ तक दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे अब निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, जो समझा रहा था वो तो भूल ही गया, क्या समझा रहा था मैं। देखो ध्यान से, 1 मिनट दोबारा। ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मुझे पता नहीं मैं दिखूंगा कि नहीं, ठीक है। पर ये ना स्टैंड थोड़ा पता नहीं सेट क्यों नहीं हो पा रहा अभी, पहले इतनी मुश्किल से सेट किया था मैंने। अच्छा, मैं इसको वो कर रहा हूँ, 1 मिनट, अब दिख सकता है आपको प्रॉपर। नो, इट्स परफेक्ट, बस अब हिले ना ये, लॉक कर दो। हाँ, अब सही है। अब इसकी आप फोटो क्लिक करना चाहो कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना, तो आप क्या करोगे, आई में कितना है, जे में कितना है, के में कितना है, उन सब का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आई में 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। 9 1 10, 10 4 15, 10 4 14, अंडर रूट 14 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका हो गया सारा वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब टाइप्स हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, ये आप जल्दी से नोट कर लो। अब देखो, वेक्टर्स को बताने के चक्कर में हमारा थोड़ा टाइम बचा है ना, और अब मैं वेक्टर्स दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर चाहे कोई भी चैप्टर कर रहा हो। ठीक है, ये याद रखना है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अभी बचा है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, चलिए, अब आफ्टर दिस वी आर हियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मैं आपको वेक्टर एडिशन समझाने लग पड़ा कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो चार्ज में हम ये चीजें नहीं देखते कि वो, चार्ज में हम एंगल नहीं देखते, दैट मींस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं, अब आपकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगी, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, हेडिंग डाल लो, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस की चार्ज इंटरैक्ट कैसे करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल, यार डोंट लाफ नाउ, एक तो इनको हंसाओ, इनको है, हंस लो। ठीक है, लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम एज ह्यूमंस। आजकल तो ह्यूमंस में भी उल्टा हो रहा है, चार्ज में ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा कर सकता है। खुद की जिंदगी में दूसरे का इंटरफेयर हम नहीं झेलना चाहेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर हमें देखा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे मैंने माना ये एक एटम था, या ये एक कोई भी न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल चीज मतलब पॉजिटिव भी उतना ही होगा, नेगेटिव भी उतना ही होगा। न्यूट्रल का मतलब यही हुआ ना, है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन नहीं, लूज किया। माइनस का मतलब मैंने क्या किया, लूज कर दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये बन गया, ठीक है, अभी ये क्या बन गया, ये बन गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन हट गया, है ना। तो देखो,
इसमें मान लो लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे होगा फाइनल सिनेरियो, या मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको, इसको इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटा के वहां पे बुला दूंगा ना, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के ये बन गया, है ना। अब देखो यहां पे चार्ज क्या आ गया, नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब देखो ये थी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। ये क्या है, पॉजिटिव बॉडी। इससे आपको ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव बॉडी हो गई, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल से ज्यादा है। और ये क्या बन गई, नेगेटिव बॉडी, जिसमें नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव से ज्यादा हो गए। अब देखो ध्यान से, कई बच्चे कहेंगे कि चार्ज कंजर्व कैसे हुआ, पहले इसके पास ये था अब इसके पास ये है, पर अब इस सिस्टम को पूरे को देखो, पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस थे और 1 2 3 4 5 6, 6 ही माइनस थे। अब बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 2 और 4, 6 माइनस, तो इसीलिए हम कहेंगे कि चार्ज कंजर्व है। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, वो हमने देख लिया पहले, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो सकता है। हाउ टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसको सही कर लेना खुद ही, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है ना। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन, वो मैं आपको इसी लेक्चर में करवा दूंगा। फ्रिक्शन मतलब देखो ध्यान से, आपने देखा होगा जब भी मतलब आप कहीं एक जगह बैठे हो, या मतलब आपको फ्रिक्शन का एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ बढ़िया सा। आपने एक बैलून लिया होगा, कई बार बाल से घिसके दीवार पे चिपकाया होगा, दीवार और बैलून के बीच में क्या आ गई, अट्रैक्शन हो गई, दीवार और बैलून के बीच में अट्रैक्शन हो गई। मतलब बैलून जो पहले अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आपकी इसके साथ रब करने के बाद उसके ऊपर कुछ चार्ज जनरेट हो गया होगा, उस चार्ज के कारण वो दीवार को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये भी आपने देखा होगा, कंघी, कंघी को भी जब आप वो करते थे, कंघी है ना, कंघी या स्केल, उससे हमने बहुत किया है ना, पेपर को करते थे अट्रैक्ट, तो वो क्यों कर रहा है, पहले तो नहीं कर रहा, बिकॉज पहले हमने उसको रब ही नहीं किया। जब हमने रब किया, इसके जो है चार्ज या उसके अंदर चले गए होंगे या उसके इसके अंदर आ गए होंगे, जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन जनरेट हो गया और वो अट्रैक्ट करने लग पड़ा पेपर को। दिख रहा है एनवायरमेंटल माहौल, चिल्लाने दो भाई, चलो ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे जनरेट कर सकती है, ये हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है फ्रिक्शन में, बस यही आपको पता होना चाहिए था कि कैसे होता है, फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर आप रब कर रहे हो आपके हाथों को, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स आपके इस हाथ से इसमें या इस हाथ से इसमें जा रहे होंगे, है ना। आपने देखा होगा कहीं पे आप एक जगह पसर के बैठे हो, या आपने किसी चीज को अपने रब किया है किसी चीज से, किसी के साथ अचानक टच करते हैं तो आपको करंट लगता है ना, तो वो किसी चार्ज के कारण लगता है। आप या तो आपके अंदर चार्ज आ गया है या तो उस बंदे के अंदर चार्ज आ गया है। जी हाँ, अगला मेथड देखिए, अगला मेथड क्या है, एक मिनट, नहीं रहने दो ऐसे, चलिए सही है ना। अगला मेथड है बाय कंडक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कंडक्शन क्या होता है, टच इज देयर, मतलब टच करवा रहे हैं किसी दो चीज को, किसी दो मेटल्स को आप टच करवा रहे हो, या किसी चार्ज पार्टिकल को किसी अनचार्ज के साथ टच करवा रहे हो, उसमें चार्ज आ जाएगा, या किसी दो चार्ज को आप आपस में टच करवा रहे हो तो चार्ज जनरेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और देयर इज लास्ट, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन जो कि आपका टच जिसमें नहीं होता, बिना टच किए आप चार्ज बना रहे हो, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस, ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं, ये हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। इनवेरिएंट मतलब जैसे कोई चीज, जैसे अगर आप मास के बारे में बात करो, मास अगर आपको मैं बहुत हाई स्पीड में छोड़ दूं, बहुत हाई मतलब स्पीड ऑफ लाइट तक के ऑर्डर में अगर मैं आपको छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, आपका मास या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा। अब ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट चार्ज में ऐसा नहीं होगा, चार्ज किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप छोड़ेंगे ना, आपका चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चार्ज इसलिए हम कहते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब है, जो
हाई स्पीड एक्सेट्रा, या स्पीड हो सकती है या कुछ भी हो सकता है और भी, में सेम रहे, में भी सेम रहे, ठीक है। फिर इनवेरिएंट तो है, और चार्ज इज ट्रांसफरेबल, स्केलर क्वांटिटी, इनवेरिएंट, हाँ। एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब बोले एक्सेलरेटेड मतलब, देखो तीन तरह के आप चीजें पढ़ते हैं। एक बार अगर मान लो चार्ज रेस्ट पे है, एक बार अगर वो मोशन में तो है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन क्या होती थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या एक्सेलरेशन को हम कहते थे dy बाय सॉरी dv बाय dx, dv बाय dt, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो जीरो ही होगा ना। और अगर मान लो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा? अब आपको कई सारी चीजें पढ़नी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इसमें इसमें हाँ सही लिख रहा है बच्चा, सही लिख रहा है। क्या नाम है इसका? ऊपर रिदम, रिदम, रिदम नाम की बच्ची, बच्ची है तो बहन मेरी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हो, है? हाँ नहीं यार, सबकी बहन, किसी ना किसी की तो नहीं होगी बहन, है ना। हाँ तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी पे अगर कोई चार्ज है, मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये आपको याद ही रखना है अभी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप इसको अभी के लिए याद ही रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा अगर कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। अगर हमने बात की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज है, दैट मींस वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ठीक है। अब इसकी भी मैं एक बार आपको फोटो अगर आपको खींचनी तो खींच सकते हो, ठीक है। जल्दी से खींचो, जल्दी से, क्लिक इट फास्ट प्लीज, क्लिक इट फास्ट, क्लिक इट फास्ट। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, किसी ने ये कहा कि लीव द क्लास, तो भाई फिर हम सच में लीव कर देंगे, है ना। फिर फिजिक्स की एक ही मात्र क्लास रह जाएगी, फिर ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं और से पढ़ नहीं पाओगे, बट फिर क्या फायदा होगा, हाँ, मन मेरा उदास हो जाएगा। जब मन मेरा घबराए तो अगला टॉपिक आ जाए। अगली प्रॉपर्टी है, अभी तो भाई 5 बजे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आज थोड़ी सी क्लास लेट भी शुरू हुई है, 2-3 मिनट लेट हुई, 4 की जगह आज मेरे ख्याल से 4 बज के कुछ मिनट पे शुरू हुई है ना। बस 4 एक ज़्यादा भी दूर भी था, थोड़ा सा था। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्वेश्चन आएगा इन प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस है। और वो जो मैंने EM वगैरह बताया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो वहाँ से नीट में आया हुआ क्वेश्चन, PYQ नीट के लिए, है ना, कि अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दिस मींस एवरी चार्ज is always is a multiple of charge on an electron. Why? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको हम क्या मानते हैं? फंडामेंटल चार्ज, because according to our present class it is the smallest charged particle. वाई का कारण है, तो एवरी चार्ज द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैंने कहा स्मॉलेस्ट करेंसी, इसका ये एग्जांपल हर टीचर देता है, तो मैं भी यही दूंगा। स्मॉलेस्ट करेंसी जो पॉसिबल है दैट इज 1 रुपी। अब अगर कोई मेरे को कहे
कि मेरे पास 10 रुपीज़ है तो मैं मान सकता हूँ हाँ उसके पास 10 रुपीज़ हो सकते हैं। कोई मुझे कहे कि मेरे पास 10.5 रुपये हैं तो क्या 10.5 रुपये हो सकते हैं क्या? आधा रुपये हो सकता है क्या? उसी तरह से आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे। ऐसा थोड़ी होगा आधा इलेक्ट्रॉन, है ना, एक चौथाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है टाइम अप, इससे तुरंत से तुरंत यहाँ से निपटा दो, ट्रेन दूसरी बेचारा बुरा ना मान जाए, मान भी जाएगा तो भी क्या है ना, मतलब यार कुछ नहीं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल होता है। हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ई। ठीक है, तो जो क्यू है यानी कि चार्ज है दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एन इनटू ई। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे टोटल चार्ज मिल जाएगा। सही है यार, घड़ियां मत बनाओ प्लीज, थोड़ा थोड़ा सा, ये लास्ट ही है, ये लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे वेयर n बिलोंग्स टू w, मैथ्स वाले बताओ ये क्या मतलब हुआ? बड़े चतुर बन रहे हो, बताओ जल्दी इसका मतलब। हाँ लिख रहे हैं होल नंबर, आता है मतलब कुछ तो, है ना। वेयर n इज अ होल नंबर, n इज अ होल नंबर। अब अगर बायो में कोई याद नहीं है तो दैट मींस 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इफ आई से, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इसको आप डब्बे में डाल के लिख लो, पीकेएस नंबर 1, है ना, और पीकेएस नंबर 2 क्या था कि रेस्ट पे है चार्ज, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। ये है पीकेएस नंबर 2। इनको आप डब्बे में डाल के लिख लो, नोट कर लो कहीं। पीकेएस मतलब फिजिक्स का सार, फिजिक्स का सार। तो ये आज जो हमने 2 लेक्चर पढ़े ना, उनका ये मेन क्रक्स है। वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन को छोड़ के वहाँ पे भी आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पर वो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। वो क्लास 11th का टॉपिक है, उसको आप क्लास 11th में मतलब रिवाइज कर लो, या तो उसको आप अलग से नोट करना चाहो पीकेएस 3 में कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा जी। चलिए, हाँ, तो ये आपको Q इज इक्वल टू एन ई पता होना चाहिए। n क्या है? होल नंबर। अगर मान लो आप किसी तरह से किसी चार्ज को निकाल रहे हो, किसी चार्ज के लिए n निकाल रहे हो और आपका n होल नंबर नहीं आ रहा, मतलब वो चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में और जेई में दोनों में आए हैं, पर जेई में कम, नीट में ज्यादा आए हैं। नीट में मतलब आए हैं 3-4 बार। लेट्स से 1.6 into 10 to the power minus 18, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 17, 10 to the power minus 20। ये सारे आपके पास क्वेश्चंस में लिखो जल्दी। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है। आंसर लिखो इसका जल्दी, आंसर 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 चाहिए आंसर। एचसीवी का आज होमवर्क दूंगा क्या? आज होमवर्क दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आज भी दे देंगे आपको एचसी वर्मा के। अच्छा, जिसके पास एचसी वर्मा है वो जल्दी से कमेंट में लाइक ऐसे थम्स अप बना दो। जल्दी करो भाई, जल्दी। मैं यहाँ पे एचसीवी का होमवर्क लिख रहा हूँ। ऊपर तो नहीं दिखेगा आपको, नीचे लिख देता हूँ।
जल्दी करो भाई, जल्दी इसको सॉल्व करो। आंसर आने लग पड़े हैं। कोई लिख रहा है सी, सी कैसे हुई, सी गलत है, सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज मतलब ये जो मेन एक्सरसाइज है, पेज नंबर 121। अब मेरे पास बहुत पुरानी एचसीवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि एचसीवी चेंज हो गई है, सेम ही रहती है एचसीवी। एचसीवी मतलब एचसी वर्मा। देखो अभी आप यही कर सकते हो सिर्फ, बाकी तो सारे आप कल की क्लास के बाद कर सकते हो। है ना, एक प्रॉपर्टी अभी बची हुई है, वो भी करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। मेरे को याद आ गई, एक क्वेश्चन देख के याद आ गई कि उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना। Q इज इक्वल टू एन ई। हमें n चेक करना है कि जिसका n होल नंबर नहीं है वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू Q बाई ई। ये होमवर्क में कर लोगे क्या? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अब मुझे थोड़ा इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। फिर भी हम अगले लेक्चर में इसको करेंगे। आंसर इसका डी है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अरे थोड़ा इमरजेंसी आ गया भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम, सीताराम।